नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला घरानों की परंपरा, इसके तहत हम आप सभी के लिए कई लेक्चर्स आयोजित कर चुके हैं। अपने पिछले व्याख्यान में हमने ग्वालियर घराने पर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। मित्रों, बताना चाहेंगे आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ ग्वालियर घराने के बारे में। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारी यही कोशिश है कि आपको विभिन्न घरानों से हम परिचित कराएं, जिससे कि आपके लिए अपने घराने के अलावा और घरानों को समझने की जो चेष्टा है, जो उत्कंठा है, वो बढ़ती रहे। तो मित्रों, बताना चाहेंगे आज हम ग्वालियर घराने पर चर्चा करेंगे और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारतीय कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं। आपका संबंध है रामपुर सदारंग परंपरा से। आपने तालीम ली है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी से और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से। आपने कई किताबें लिखी हैं, आलेख लिखे हैं, जिनके माध्यम से आप जन जन तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बना रही हैं और कई छात्र छात्राएं आपसे तालीम लेकर उच्च स्तरों पर आज मौजूद हैं। बताना चाहेंगे आज एक बार फिर से तबले पर इनके साथ हैं लाल बाबू राय जी, जो पंडित मिथिलेश जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर इनके साथ हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। तो हम सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, और आए हुए दो मेहमान गगनजीत कौर जी और लाल बाबू राय जी, आप सभी का स्वागत है। तो सरिता जी, हमने पिछले व्याख्यान में भी ग्वालियर घराने पर विशेष रूप से चर्चा की। हम चाहेंगे कि आज भी आपके माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले, चाहे वो देश में हैं या विदेश में हैं, वो इस घराने के बारे में और ज़्यादा जान पाएँ। जी बिल्कुल। ग्वालियर घराना अपने आप में एक ऐसा विस्तृत घराना है जो कि उसके बारे में हम जितना जानने की कोशिश करें वो कम है। लेकिन क्योंकि एक लेक्चर है और इसमें हमें कहीं पर एक लिमिटेशंस हमारी रह जाती हैं कि हम किसी भी विषय के बारे में जब जानें तो उसकी मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं या मुख्य जो उसकी बातें हैं, फीचर्स जो हैं, उनको हम ज़्यादा ध्यान दें। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत जब हम ग्वालियर घराने के बारे में जान रहे थे, तो ग्वालियर घराने के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्वालियर घराना जो है उसके जो संस्थापक हैं वो नत्थन पीर बख्श जी को माना जाता है, जो कि किसी कारण से लखनऊ उनको छोड़कर ग्वालियर आकर बसना पड़ा। तो आगे श्रृंखला जो है गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलती रही और उसी के अंतर्गत और जो ऐसी विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने इस घराने को जो है चार चांद लगाए, या हम कहें कि इस घराने का जो वर्तमान स्वरूप जो आज हम लोग के सामने नज़र आता है, उसको एक पुख्ता जो एक बेस देने का हम कहें, या उसको एक मजबूत जो है इमारत के रूप में ढालने का जो श्रेय है, ये इन विभूतियों को जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो है हम आज और भी जानकारी लेंगे कि कौन कौन से वे महान व्यक्ति हुए हैं, कौन कौन से ऐसे महान पंडित हुए हैं जिन्होंने कि इस घराने को जो है वो समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नत्थन पीर बख्श जो थे, उनको यहाँ का ग्वालियर घराने का संस्थापक माना जाता है, जो कि लखनऊ छोड़कर जो है ग्वालियर आकर बसे। नत्थन पीर बख्श जी के जो पुत्र थे वो थे कादिर बख्श, और इनके 3 पुत्र हुए जिनका नाम था हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। तो अक्सर आप जब किताबें पढ़ते हैं या आप कभी अपनी क्लासेस में लेक्चर सुनते होंगे तो अक्सर सुनते होंगे हद्दू हस्सू खां साहब, यानी ये 2 नामों को एक साथ लिया जाता है। कई बार हद्दू हस्सू और नत्थू खां, इस तरह की भी 3 नामों को एक साथ लिया। तो हद्दू हस्सू खां साहब जो थे, ये इन दोनों भाइयों का जो नाम एक साथ लिया जाता है, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि इन लोगों में कितना एक सामंजस्य था, या इनकी गायकी कितनी आपस में मेल खाती थी। तो जिसे हम कहें कि परंपरा का जो एक निर्वाह या परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जहाँ हम की परंपरा की बात करते हैं, तो आज क्योंकि हम आपको मुख्य जो बातें हैं इस घराने की वो बताने जा रहे हैं। तो हद्दू खां साहब जो थे, उनके एक शिष्य रहे पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, और ये
जो महान व्यक्तित्व के जो व्यक्ति थे, इनके जो शिष्य थे वो थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जिनके बारे में मैंने आपको इससे पहले के व्याख्यान में बताया, और साथ ही उनके पुत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो मैं ये बात पुनः इस पर आती हूँ कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे, उन पर मैं पुनः आती हूँ। उसका कारण ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस महान संगीतज्ञ के बारे में मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। और आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उनको उनके रिकॉर्ड्स को, उनके यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको सुन सकती है। और जो मैं उनको बताने जा रही हूँ उस चीज़ का वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो उनको मिल सकता है। तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ये महान संगीतज्ञ, संगीतकार, वाग्यकार रहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के। इन्होंने जो, जैसे मैंने आपसे बताया कि इनके गुरु जो थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, ये ऐसी क्या बात थी कि इनका नाम आज भी बहुत सम्मान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में लिया जाता है। तो हम इनके बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। 24 जून 1897 को रियासत बड़ौदा के जहाज गांव में उनेवाल ब्राह्मण श्री गौरी शंकर ठाकुर, इनके यहाँ पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का जन्म हुआ। और बचपन से ही इनके अंदर पितृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, आज्ञाकारी स्वभाव बचपन से ही रहा। बहुत ही कर्मठ थे और संगीत और काव्य के प्रति, यानी ये जो ललित कलाएं थी, इनके प्रति इनका आकर्षण जो था वो बाल्यकाल से ही था। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी कारणवश जो था इनके पिता जो हैं वो अपने जो परिवार से अलग हुए। तो उन्होंने जिस प्रकार का, क्योंकि वे स्वयं एक बहुत प्रकांड पंडित थे, उन्होंने जिस प्रकार का इनको पालन पोषण किया, या जिस प्रकार से इनको एक अपब्रिंगिंग दी, जिस प्रकार से इनके अंदर जो है वो साहित्य और संगीत के जो है बीज बोए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण था। क्योंकि कहते हैं कि बचपन से ही जिस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं वो ताजीवन चलते हैं। तो जो संस्कार इनको बचपन में अपने पिता से मिला वो ताजीवन इनके साथ रहे, और उन संस्कारों की वजह से ये जो है अपने संगीत जगत में बहुत आगे बढ़े, और आज भी जो है उनको बहुत ही आदर के साथ उनको याद किया जाता है। तो मैं इनकी बात कर रही थी कि बाल्यकाल से ही इनकी जो है संगीत और काव्य के प्रति जो है इनकी रुचि थी। इनके गायन में कंठ तो इनका सुमधुर था ही, कंठ के साथ साथ इनकी तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि जो थी वो किसी भी चीज़ को जल्दी ग्रास्प करने में, जल्दी से याद करने में जो है वो बहुत सहायक थी। तो इसीलिए जो इनके गुण थे, एक बड़े संगीतकार के रूप में बनने में इनके जो गुण थे वो बचपन से ही जो है वो सबको दिखाई देने लगे। लगभग 14 साल की उम्र रही होगी, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, और उसके बाद इनको जो है, क्योंकि संगीत के प्रति इनकी बहुत अधिक लालसा थी कि संगीत को सीखा जाए, संगीत क्षेत्र में ही कुछ कार्य किया जाए, तो इन्होंने जो है जगह जगह जाकर जो है संगीत का प्रदर्शन करना शुरू किया। ऐसी ही एक परिस्थिति आई जिस समय इनको भड़ौच के एक पारसी गृहस्थ सेठ शाहपुर जी मंचेरे डुग्गा, ये बड़ा लंबा नाम है, तो एक पारसी व्यक्ति हम इनको कहें कि उन्होंने इनको आमंत्रित किया अपने यहाँ गायन प्रस्तुत करने के लिए। तो जब ये गए तो वे पारसी व्यक्ति जो थे वे बड़े प्रभावित हुए इनसे, और उनको ऐसा लगा, देखिए कभी भी ये कहते हैं कि मोटिवेशन देने वाला, या कहें कि आपको प्रेरित करने वाला, आपको प्रोत्साहन देने वाला कोई भी हो सकता है, वो चाहे संगीत क्षेत्र का हो, चाहे संगीत से बाहर का हो। तो उनका गायन इनको इतना अच्छा लगा कि उनको लगा कि इस बालक को जो है किसी अच्छे गुरु के पास भेजना चाहिए, जहाँ ये अपनी जो प्रतिभा है
उसको और अच्छी तरीके से और उसको निखार पाए और संगीत के उस चरमोत्कर्ष पर पहुँचे जहाँ पर कि जो है कि बहुत ही विरले ही संगीतज्ञ पहुँचते हैं। तो उन्होंने इनको ये बात कही कि आप जो है संगीत सीखिए और यदि आप चाहते हैं तो मैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से आपके बारे में बात करूँगा और आपको जो है उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि पंडित जी जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का बहुत उस समय सम्मान था, समाज में बहुत नाम था उनका और संगीत के प्रकांड पंडित थे। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में जो है कोई भी शिष्य जो है वो अपनी प्रतिभा को जो है निखार सकता था, चरम सीमा तक पहुंचा सकता था। तो इन पारसी सज्जन ने जो है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के सुपुर्द किया। और वहाँ पर क्योंकि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी उन्होंने गांधर्व महाविद्यालय मंडल जो है वो तब तक स्थापित कर चुके थे। उन्होंने आपको जो है एडमिशन अपने महाविद्यालय में किया। यहाँ पर एक बात मैं विद्यार्थियों को ख़ास तौर पर बताना चाहूँगी कि जब मैं गुरु शिष्य परंपरा की बात करती हूँ तो पुराने समय में गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य जो है वो गुरु के पास रहता था और वहीं पे शिक्षा लेता था। शिक्षा के साथ साथ उसको और भी बहुत सी तरह की तालीम जो उसको दी जाती थी, यानी सिर्फ शिक्षा ही नहीं, किस प्रकार से व्यवहार करना है उसको, जो है समाज में किस प्रकार से जो भी विषय उसको लेके आगे उसका क्या किस प्रकार से उसका कर्तव्य है उसको आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें और दैनिक जो दिनचर्या है उसकी तो बात रहती थी। गुरु की सेवा करना, ये सभी बातें जो है उनको वहाँ पे सिखाई जाती थी। दूसरी तरफ गुरु भी शिष्य को एक अपने बच्चे की तरह लेता था और शिष्य को सिर्फ रियाज कराना यानी कठोर तरीके से रियाज कराना ही नहीं गुरु का फ़र्ज़ था, बल्कि साथ ही साथ वो शिष्य को पूरी तरह से देखते भी थे कि भाई उनको प्रॉपर डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि गाने के लिए या किसी भी साधना के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है और ऐसा भोजन जो कि संतुलित हो, ऐसा भोजन जो कि एक तरह से एनर्जी दे, ताकत दे शरीर में, क्योंकि जो जब हम किसी कला की साधना करते हैं, रियाज करते हैं तो वो ताकत उसमें लगती है, उसमें एनर्जी आपकी जो है उसका प्रयोग होता है। तो ये भी सब देखते थे और ये भी देखते थे गुरु की कहीं ऐसा तो नहीं कि शिष्य जो है वो किसी भटकाव में आ रहा है या किसी और आकर्षण की ओर चला जा रहा है। बहुत सी चीज़ें यानी ओवरऑल ग्रूमिंग जिसे हम कहते हैं आज के ज़माने में, ये गुरु देखा करता था। और कुछ सालों के अंदर जब इस प्रकार की पूरी ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद जो शिष्य बनकर आता था तो वो बिल्कुल एक ऐसा मंझा हुआ कलाकार बन के निकल कर आता था कि तब ये लगता था कि हाँ वाकई इसके ऊपर जो मेहनत की गई है वो व्यर्थ नहीं गई। तो इसी बात को लेकर जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गांधर्व महाविद्यालय मंडल में जब पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने प्रवेश लिया तो उनको भी इसी प्रकार की कड़ी साधना के अंतर्गत अपने आप को जो है साधनारत करना पड़ा। तो ये कहा जाता है कि वे इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे और इतने कर्तव्यनिष्ठ थे, इतने लगन उनके अंदर थी कि उन्होंने जो है जैसे 5 साल का जो कोर्स है या सिलेबस जो है उसको 3 साल में कंप्लीट कर लिया। तो यानी करने की इतनी चाह थी। रियाज़ होता था, सुबह आकर गुरुजी चेक करते थे कि वाकई ये रियाज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक और बात कि जो शिष्य के जो एक गले का जो एक धर्म है या हम कहें कि जो उसका टैलेंट है, हम बहुत सिंप्लीफाई वे में कहते हैं कि जो उसका टैलेंट है उसके आधार पर ही उसको जो है रियाज़ करवाया जाता था। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पिच की जैसे हम बात करें, किसी किसी का रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, किसी का रेंज बहुत पतली आवाज़ है, बहुत हाई वो गा लेता है, नहीं रेंज बहुत हाई है तो उसको, या किसी के गले में जो है कुछ इस प्रकार की हरकतें जैसे कंपन है, मुर्की है, खटका ये नहीं है, या किसी का बिल्कुल सा पार्ट है, तो वो उसको देखते हुए जो है उसको गुरु ट्रेनिंग देता था कि उसको किस प्रकार से गले को ठीक करना है या अपने आगे जो है उसको संगीत में किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को सीखना है। तो इस प्रकार का जो भी ट्रेनिंग होती थी ये गांधर महाविद्यालय मंडल जो है यहाँ पर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी लगातार निरंतर रोज़
अपने शिष्यों को जाकर देखते थे और उनको सिखाते थे। तो इनसे पूरी ट्रेनिंग जो इनकी हुई पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की, वहाँ पर एक ख़ास बात ये रही कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के यहाँ जो है उस्ताद रहमत ख़ान साहब आया करते थे। तो ये हादू ख़ान साहब के जो पुत्र थे, तो इनको क्योंकि वो आकर कई महीनों रहते थे, तो इनको सुनने का मौका, या हम कहें कि इनसे भी सीखने का मौका पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को रहा। तो उनसे उनकी जो आलापचारी थी उसके प्रति वो बहुत प्रभावित थे, और इसीलिए पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जो संगीत में उन्होंने इतना नाम कमाया, कहीं पर उनकी जो एक कला थी उसमें आलापचारी यानी बढ़त जो है वो अपने आप में एक विशिष्ट थी। और वो स्वयं भी कहते थे कि उनको किनका प्रभाव पड़ा, यानी उस्ताद रहमत ख़ान साहब का उनको प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुना, उनको उनके सानिध्य में रहे। गुरु के प्रति समर्पण सेवा भाव तो उनके अंदर था ही साथ उन चीज़ों को जो कि गुरु बता रहा है उसको किस प्रकार से ग्रैस्प किया जाए, किस प्रकार से उसका अभ्यास रियाज किया जाए, इसमें भी वो पीछे नहीं थे। तो वहाँ से भी इनको सीखने को मिला। ये कहा जाए कि पंडित जी जो थे वे ख्याल मुख्य तौर पे गाते थे, लेकिन उसके साथ साथ ध्रुपद धमार भी बहुत खूबसूरती से वे गाते थे, उस पर भी उनका कमांड था। टप्पा जो गायन है, यानी एक विशिष्ट गायन शैली जो मैं पहले बता चुकी हूँ, टप्पा गायन शैली भी इन्होंने जो है आत्मसात की थी, उस पर भी इनकी मास्टरी थी। तो कहा जाए कि इनके गाने की जो बात थी उसमें कुछ ऐसे गुण थे जो कि उनकी गायकी को एक विशिष्टता प्रदान करते थे, जैसे कि क्लिष्ट, वक्र और कूट ताने जो हैं आप लेते थे, जिसका जो कि अपने उनके गायन में आज भी उनकी रिकॉर्डिंग्स पे सुना जा सकता था। जैसे मैंने आपसे कहा कि आलापचारी जो है उस पर वे अधिक बल देते थे। तो दो तानपुरों को लेकर उन तानपुरों की जो झनकार है उसी पर जो है अपना पूरा गायन प्रस्तुत कर देना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जो है इनकी आवाज़, इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत दमदार थी, और साथ ही साथ जो है इनकी गायकी भी उतनी ही दमदार थी। तो ये पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की इन जो विशिष्टताएं थी उनकी गायकी की, इसने उनको जो है न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको लोग जानने लगे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको संगीत प्रभाकर की उपाधि प्रदान की थी। और आपको शायद कुछ विद्यार्थियों ने कहीं पढ़ा भी होगा, पता भी होगा कि बेनितो मुसोलिनी ने आपके वीर, करुण, शांत जो है रस की जो गायकी उनकी, यानी इन रसों को जो उनकी गायकी में सुना, तो उन्होंने जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो वहाँ पर थी, उसमें उन्होंने जो है वहाँ के प्रिंसिपल को ये कहा कि जो ये गा रहे हैं इसकी नोटेशन की जाए। इसका मतलब वे इतने प्रभावित थे उनके गायन से कि उन्होंने वहाँ की जो संगीत का जो भी विभाग वहाँ पर था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो रही थी वहाँ की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई इसकी नोटेशन की जाए कि ये क्या गा रहे हैं, ताकि कुछ उसका आनंद जो है वे वहाँ के विद्यार्थी भी उठा पाएँ। यानी इतने ये चर्चित थे। और क्यों न हो, क्योंकि ऐसा एक कहा जाता है कि जिस समय ये इनकी ट्रेनिंग हो रही थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के यहाँ, तो उस समय एक ऐसी घटना हुई कि जिससे पता चलता है कि इनका संगीत के प्रति और गुरु के प्रति कितना समर्पण था। बात उस समय की है जबकि इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और कुछ वर्ष सीखने के बाद इनके बड़े भाई को एक ऑफ़र मिला किसी नाटक कंपनी से, और उन्होंने कहा कि हमको एक इस प्रकार से एक बहुत देखने में बहुत खूबसूरत थे, एक सुंदर, हमें एक डील डॉल भी इनका अच्छा था, तो ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो हमारे नाटक कंपनी में काम कर सके, क्योंकि उस एक ख़ास रोल के लिए हमें जो है मुख्य नायक जिसे कहा जाए, हमें इसी प्रकार की पर्सनालिटी से युक्त, इसी प्रकार के गायन को करने वाला एक युवा चाहिए जो कि इस कंपनी का जो भी नाटक मंडली जो थी उसका कार्य आगे चला सके। तो इनके भाई को ये अप्रोच किया गया और उनको कहा गया कि हम हर महीने जो है 400 रुपये जो है वो देंगे, एज ए सैलरी कहा जाए।
तो 400 रुपये की बात, जब इतने पुराने समय की बात, उस समय 400 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो इनके भाई जो है तैयार हो गए, क्योंकि शायद उस समय घर की परिस्थिति जो थी वो उतनी बेहतर नहीं थी। ये बात पंडित जी को जब पता चली तो पंडित जी का बिल्कुल मन नहीं था कि वे किसी नाटक मंडली को ज्वाइन करें। तो उन्होंने अपने गुरु से जाके अपनी समस्या कही, और गुरु भी इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने, उनके भाई जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके भाई को यहाँ से भेजने को तैयार हूँ, लेकिन आपने जो 9 वर्ष का जो करार मेरे साथ किया है, यानी बॉन्ड, जिसे हम आज की भाषा में कहें कि बॉन्ड, जिस समय एडमिशन होता है बॉन्ड लिखवा लिया जाता है कि यदि ये इस समय छोड़ कर जाएगा तो इसको पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। तो यानी 9 साल का जो करार आपने किया है, तो 9 साल की पूरी फीस जो है आपको वापस जो है महाविद्यालय को देनी पड़ेगी। इस बात पर जो है इसी शर्त पर आप पंडित ओंकारनाथ जी को ले जा सकते हैं। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम थी और भाई जो है वो पूरा नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए ये बात जो है मना हो गई कि अब जो है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी नाटक कंपनी में कार्य नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी घटना है, लेकिन इस घटना का यहाँ पर जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि समर्पण का जो भाव था, या संगीत के प्रति जो एक इच्छा थी सीखने की, और जो एकाग्रता थी, एक फोकस था, एक डेडिकेशन, या हम कहें कि उनको पता था कि मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे रोज़ जो है कुछ वर्षों तक लगातार जो है गुरु के छत्र छाया में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो कहीं पर कोई आकर्षण या डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये इसीलिए इस प्रकार की बात कही गई। तो खैर ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आज के विद्यार्थियों को डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। तो जब तक हम किसी एक चीज़ के प्रति फोकस ना हो, डेडिकेटेड ना हो, तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती। तो ये इस प्रकार के उदाहरणों से जो है कुछ सीख लेनी चाहिए। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि इनकी जो प्रतिभाशाली, इनका जो व्यक्तित्व था, वो जब इनका जो स्वर लगाव था या जब ये गायन प्रस्तुत करते थे, उसमें जो है चार चांद लगाता था। और लोग इनके न केवल गायन को सुनना पसंद करते थे, इनको देखना भी बहुत पसंद करते थे। तो इनकी जो जब भी इनके संगीत के कार्यक्रम होते थे तो अपार भीड़ जो है उसमें सम्मिलित होती थी, जो कि उस संगीत का आनंद उठाती थी। रही बात संगीत की, तो संगीत के अलावा इनको भाषा का जो ज्ञान था, इनको गुजराती, मराठी, हिंदी, ये भाषाएं जो हैं इनको आती थीं। और इन्होंने ये धारा प्रवाह बोलते थे इन भाषाओं में। और संगीत के ऊपर जो व्याख्यान हैं, उनको ये घंटों घंटों जो है व्याख्यान जो है ये देते थे। और 1931 में सिंध के दौरे के समय इन्होंने 64 जो है व्याख्यान यानी लेक्चर्स जो है वो दिए थे संगीत के ऊपर। 1933 में इन्होंने यूरोप जो है वहाँ का दौरा किया और फ्लोरेंस सिटी में इंटरनेशनल म्यूज़िक जो काउंसिल थी वह उसमें इन्होंने भाग लिया। इनका जो उद्देश्य था जीवन का वो बिल्कुल स्पष्ट था। इनके उद्देश्यों में 2-3 बातें थी जो ये अपने जीवन में ताजीवन उसके प्रति प्रयास करते रहे। जैसे कि इन्होंने संगीत विद्यापीठ की स्थापना करना, ये इनका एक उद्देश्य था। और संगीत संबंधी ग्रंथ जो हैं उनको लिखना, वो भी इनका उद्देश्य था, जिसमें कि वे बहुत सी चीज़ें जो हैं संगीत के गुण रहस्य जो है उनको वो लिख कर जो है आगे की पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहते थे। हिंदी में प्रणव भारती और संगीतांजलि, ये पुस्तकें जो है आज भी लाइब्रेरीज़ में मौजूद हैं। इन पुस्तकों को इन्होंने लिखा। गुजराती में इन्होंने राग अने रस, इस पुस्तक को लिखा। और अपनी जो संगीत परंपरा थी उसका स्वरांकन करना यानी नोटेशन करना जो है ये चाहते थे। और नाद शास्त्र की दृष्टि से वाद्यों में सुधार, ये भी इनका एक उद्देश्य था जीवन का। एक बहुत बड़ी बात थी जो कि औरों से हट के थी, वो ये थी कि ये पशु पक्षियों में, मनुष्य में जो है संगीत का क्या प्रभाव होता है, इस पर जो है रिसर्च कर रहे थे। और साथ ही साथ इन्होंने कि वनस्पति पर क्या
इसका प्रभाव होता है, इसके ऊपर भी ये कार्य कर रहे थे और प्रैक्टिकली उस चीज़ को जो है ये करके देखते थे। हालांकि इस चीज़ को साइंस की यदि उसमें कहा जाए फील्ड में तो जो है जगदीश चंद्र बोस जी का नाम जो है वो जाना जाता है कि जिन्होंने कहा था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो जब जान होती है तो मुझे लगता है कि संगीत का प्रभाव तो होना जायज़ है। तो इस बात का जो शोध है वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी जो है उन्होंने ताजीवन इस शोध में लगे रहे कि भाई पशु पक्षी में या हम कहें पेड़ पौधों में या मनुष्य में तो उसका असर होता ही है और इस पे किस प्रकार का असर होता है, अलग अलग राग रागनियों का क्या असर होता है, ये जो बातें थी इन्होंने इसकी भरपूर कोशिश की कि ताजीवन इसको प्रैक्टिकली किया जाए। और देखिए आज के यदि समय के हिसाब से हम देखते हैं तो आज के समय में भी म्यूज़िक थेरेपी के रूप में जो है लोग संगीत को का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप देखिए संगीत की म्यूज़िक थेरेपी को लेके आज भी रिसर्च चल रहा है। तो ये बातें बहुत पहले विद्वानों ने, गुरुओं ने इस बात को जान लिया था कि संगीत जो है वो एक ऐसी औषधि के रूप में कार्य कर सकता है जिससे कि बहुत बड़े बड़े रोग भी जो है वो ख़त्म हो सकते हैं या उनका उपचार हो सकता है। और आप यदि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यदि रियाज़ करते हैं, संगीत के विद्यार्थी है, तो शायद उसका सबसे पहला उदाहरण तो आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब आप रियाज़ करते हैं तो आप कितने फोकस्ड होते हैं। आप जब रियाज़ करते हैं तो आपको आपका ध्यान अलावा अपने स्वरों के, अलावा उस राग के और कहीं नहीं जाता। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण ही मैंने आपको दिया जो कि आप स्वयं आपके पास है। तो इस प्रकार के उदाहरणों को लेके और जब हम अलग अलग राग रागनियाँ गाते हैं तो उससे किस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन भावों की अभिव्यक्ति मनुष्य को या पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसका क्या असर पड़ता है, ये जो चीज़ें हैं इन बातों की तरफ एक शोध के रूप में जो है दृष्टि देना जो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी उन्होंने अपने जीवन में इसको अपने उद्देश्यों में से एक माना था। आपको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर संगीत का जो विभाग है वहाँ के आप कुलगुरु भी रहे हैं और बहुत से आपके शिष्य शिष्याएँ जो हैं वे आज भी उनका नाम है, जैसे कि बहुत आदर से लिया जाता है विदुषी प्रेमलता शर्मा जी का नाम, जिन्होंने कि कई किताबें इन्होंने लिखी और उनके कई शोध के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत कई शोध पत्र, कई पुस्तकें जो लिखी और बहुत से विद्यार्थियों का जो गाइड के रूप में रही। तो कुछ ऐसी बातें जो कि पुराने ग्रंथों में है उसका उन्होंने टीकाकरण किया, तो उनका बहुत नाम है। और इस प्रकार से विद्यार्थियों में तो पंडित जी पॉपुलर थे ही थे, साथ ही साथ उन्होंने जब अलग अलग जगह टूर करके या अलग अलग जगह जाकर जो अपने संगीत की कला का जो प्रदर्शन किया, उसमें एक और बात थी कि उनके द्वारा गाया गया जो वंदे मातरम जो है वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसको शायद आप यदि चाहें तो यूट्यूब में सुन सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। 2 तानपुरों पर वंदे मातरम का गाना जो है आज भी उनके कई शिष्य जो हैं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके ये उनका इतना प्रसिद्ध हुआ कि महात्मा गांधी जो हैं वो भी उनसे बहुत प्रभावित हुए कि उनका जो गाने का जो एक ढंग था और वहाँ पर उनकी जो आलापचारी का जो एक ढंग था, जिस प्रकार से वंदे मातरम को का जो गायन होता था वो अपने आप में इतना खूबसूरत था कि आज भी एक यादगार के रूप में उसको जो संजोकर रखा गया है। 1955 में उनको गणतंत्र दिवस के दिन उनको पद्मश्री से भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया और ऐसी महान जो विभूति है उनका 28 दिसंबर 1967 में उनका जो है देहांत हुआ। तो ये इस प्रकार की विभूतियाँ जो होती हैं ये किसी मकसद से जो है इस धरती पर आती हैं। जिस भी क्षेत्र में ईश्वर ने उनको भेजा होता है किसी कार्य को करने के लिए,
वो अपना कार्य करती हैं, मार्ग प्रदर्शन करके मार्ग दिखाकर चली जाती हैं। तो ऐसी विभूतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, किस प्रकार से उनका जो है गुरु के प्रति उनकी भक्ति रही, या हम कहें कि सेवा भाव उनका रहा, और उनका एक फोकस था कि उन्होंने संगीत के क्षेत्र में क्या करना है। एक जिज्ञासा की भावना सदैव उनके भीतर थी कि मुझे ये इस विषय में ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि उनका एक शोध का एक ये भी क्षेत्र था कि म्यूज़िक को या राग रागनियों से किस प्रकार से जीव जंतुओं में, वनस्पति में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये भी चीज़ें जो हैं बहुत ही प्रमुख थीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी जो थे स्वयं एक जीवंत परंपरा थे और ग्वालियर घराने की एक ऐसी दिग्गज विभूति रहे हैं जिनका आज के समय में भी बहुत सम्मान से और बड़ा प्रेरणा के साथ जो है उनका नाम लिया जाता है, और आज के विद्यार्थी भी उनसे प्रेरित होते हैं। यदि आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए। तो जो भी बातें मैंने आपसे कही वो आपको प्रत्यक्ष रूप में आपको सामने मिलेंगी। तो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कहा जाता है। तो आप जब सुनेंगे उनको तो इस जो बात मैंने आपसे कही उसका आपको ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ सामने आ गई है। तो ये थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। हम जब ग्वालियर घराने की बात कर रहे हैं तो क्यों न एक बंदिश ली जाए जो कि ग्वालियर घराने में बहुत प्रसिद्ध है। राग है अलहैया बिलावल और इसके बंदिश जो हैं इसके बोल हैं, दैया कहाँ गए लोग ब्रज के बसैया, ना मोरे पंख न पायल पासों, ना को सुध को लेवैया। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी जो बंदिशों के जो शब्द हैं उसमें मिसप्रिंट हो या उसका अर्थ भी हमें लेना चाहिए। तो कुछ विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि इसका जो अंतरा है उसमें ना मोरे पंख न पायल पासो, इसके स्थान पे ना मोरे पंख न पायक पासो होना चाहिए। शायद उसके अर्थ के हिसाब से भी उसको लिया जाता है। तो दैया कहाँ गए लोग ब्रज के बसैया, यानी दैया वो लोग कहाँ चले गए जो ब्रज में बसते थे, ब्रज के बसैया थे, वहाँ के वासी थे। ना मोरे पंख न पायक पासों, ना को सुध को लेवैया, ना मेरे पंख हैं, ना कोई मैसेंजर है मेरे पास भेजने वाला, और जो है कोई मेरी सुध का को लेने वाला नहीं है। तो ये साहित्य जो है
तो बड़ा खूबसूरत सा साहित्य, राग भी बहुत सुंदर है, राग अलहैया बिलावल। थोड़ा इसको गाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम पुनः ग्वालियर घराने पर जाते हैं। तो ये बंदिश जो है ये ग्वालियर घराने में बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि जब कोई भी गाता है तो वो जिस परंपरा से सीखा हुआ होता है उस परंपरा की छाप उसके गायन में आती है। तो मैं समझती हूँ कि यदि कोई ग्वालियर घराने का कोई कलाकार इस बंदिश को गाएगा तो स्वाभाविक है कि ग्वालियर घराने की जो आवाज़ का लगाव, जो उसका स्वरों का जो विस्तार है, राग की जो बढ़त है, वो उसी प्रकार से आएगी जो कि ग्वालियर घराने की विशिष्टताओं को अपने अंदर लिए हुए है। तो अब प्रश्न उठता है कि ग्वालियर घराने की विशिष्टताएं क्या क्या हैं। तो ग्वालियर घराने की विशिष्टताएं जो हैं उसमें एक बात जो है अक्सर हम सुनते हैं वो है कि ग्वालियर घराने में अष्टांग गायकी जो है वो प्रचलित है। यानी ग्वालियर घराने की जो गायकी है उसमें 8 प्रकार के जो हैं वो अंग उसमें मिलते हैं। तो ये कौन कौन से अंग हैं जो कि इस गायकी को अष्टांग गायकी का रूप देते हैं। तो ग्वालियर घराने की गायकी में सबसे पहली जो बात आती है वो है
कि ध्रुपद अंग के ख्याल है, यानी ध्रुपद पर आधारित हैं। ध्रुपद जो कि ख्याल से पहले था, ध्रुपद को फॉलो करते हैं, यानी ख्याल गायक हों चाहे वाद्य यंत्र वाले हों, वे सभी ध्रुपद की जो स्टाइल है, शैली जो है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ग्वालियर घराने में ध्रुपद गायकी जो है उसका प्रभाव ख्याल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ध्रुपद अंग से जो हम कहें कि ख्याल को गाया जाता है, ये भी कहना जो है वो सही होगा। तो ये इसका पहला गुण है। ग्वालियर घराने के जो गायक हैं वो ज़ोरदार आवाज़ और खुली आवाज़ को पसंद करते हैं, यानी उनकी जो तालीम है वो ज़ोरदार और खुली आवाज़ में उनको दी जाती है, जो कि तीनों सप्तकों में बहुत स्पष्ट होती है, चाहे वो मंद्र सप्तक हो, मध्य सप्तक हो या फिर वो तार सप्तक हो। तो आवाज़ को किसी प्रकार से बनावट या आवाज़ को किसी प्रकार से रोकना जो है इस परंपरा में नहीं मिलता। बहुत ज़ोरदार खुली, जैसी आपकी नेचुरल आवाज़ आपको ईश्वर ने दी है, उसी में ज़ोरदार आवाज़ का लगाव जो है और खुलापन जो है आवाज़ में, ये इसका प्रमुख गुण है। इस गायकी में बहलावा जो है उससे विस्तार किया जाता है, यानी बहलावा यानी स्वरों को लेके जब गायकी गाया जाता है तो उसको लेके बहलावा करना, बहलना, एक स्वर से दूसरे स्वर में जिस प्रकार से जाया जाता है तो वो एक विशेष प्रकार होता है, जिसे बहलावा कहते हैं, बहलाना। ऐसा लगता है कि स्वरों से आप बहला रहे हैं, तो इसीलिए शायद इस प्रकार के शब्दों को दिया गया, जैसे बहलावा है या लाग डांट कहा जाए, या कहें कि मींड से आना, या हम पकड़ एक शब्द है। तो ये कुछ ऐसे स्वाभाविक शब्द हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका प्रयोग किया जाता है भाषा में। तो संगीत में भी इसका बड़े सरल रूप में उसको वही नाम दे दिया गया। तो बहलावे से इसका विस्तार होता है और गमकों का प्रयोग जो है इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। गमक आप कहेंगे, मैंने जैसे पहले बताया कि ध्रुपद जो है गायकी उसको फॉलो करते हैं, तो ध्रुपद में गमक जो है वो बहुत ख़ास है। तो इसीलिए गमकों का जो प्रयोग है वो इस गायकी की एक विशेषता है। सीधी और सपाट तानों का अधिक प्रयोग करना, जैसे मैंने आपसे बोला कि तीनों सप्तकों में रियाज कराया जाता है और सीधी सपाट जो ताने हैं उनका पलटों का अभ्यास कराया जाता है। तो सीधी और सपाट तानों पे ये ज़्यादा जोर देते हैं, और वैसे भी खुला और ज़ोरदार रूप से जो है गायन होता है खुली आवाज़ में, तो इन तानों का अभ्यास करना जो है वो ज़रूरी रहता है। लयकारी और कभी कभी लड़न, यानी लयकारी यानी लय से खेलना, जिस प्रकार से जो वाद्य यंत्र है, तबला जो है वो जब संगति के रूप में बजाया जाता है, उसके साथ जो है लय से उसकी जो एक रिदम है, उसकी जो एक टेम्पो है उसके साथ बंदिश या ख्याल या के बोलों को लेके, स्वरों को लेके जिस प्रकार से खेला जाता है उसको हम कहते हैं लयकारी। तो लयकारी और लड़ंत यानी ऐसा लगता है कि कहीं पे स्वर और ताल जो है आपस में जो है खेल रहे हों, तो जो वो एक क्रिया जो होती है उसको लड़ंत कहा जाता है। तो ये इसका बहुत प्रयोग इसमें होता है। ग्वालियर घराने में टप्पा गाना और तराना जो है ये गायकी बहुत प्रचलित है, और आज भी कोई भी गायक होता है जो ग्वालियर घराने का, तो उसको ये फरमाइश ज़रूर की जाती है कि आप एक टप्पा ज़रूर सुनाइए या कोई तराना सुनाइए, क्योंकि इस गायकी की ये बहुत ही प्रमुख है। ये दोनों शैलियों का प्रयोग जो है किया जाता है। इसके बाद जो है तैयारी पर जो है इसमें ख़ास बल दिया जाता है, यानी कि जो राग की जो तैयारी है, किसी भी राग को गाने से पहले उसके पलटों का अभ्यास, उसकी आलापचारी का सही तरीके से उसकी बढ़त जो है, उसका जो प्रयोग किया जाता है राग में, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गुरु भी जब तालीम देते हैं शिष्यों को तो इन सभी विशेषताओं पर ख़ास ध्यान दिया जाता है कि क्या इनका निर्वाह जो है विद्यार्थी कर रहा है, यदि नहीं तो उसको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये तो थी विशेषताएं जो ग्वालियर घराने की। अब हम आगे बढ़ते हैं और दो अन्य विभूतियों की चर्चा हम आपसे करेंगे जो इस गायकी में बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं और उनकी परंपरा आज भी विद्यमान है। और ये मैं कहूँ कि पिता पुत्र जो है ये दोनों विभूतियाँ रही हैं। आप जान गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, पंडित शंकर राव पंडित जी की। तो पंडित शंकर राव पंडित जी के पुत्र जो हैं पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, और उनके पुत्र पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित,
और आगे उनकी धरोहर को उनकी पुत्री विदुषी मीता पंडित ये आगे इस धरोहर को आगे पहुंचा रही हैं। तो कहना चाहिए कि इस श्रृंखला को जो है शुरू करने वाले पंडित शंकरराव पंडित जी, इनका जन्म ग्वालियर में 1863 में हुआ था और इनके पिता का नाम था विष्णु पंडित जी। उस ज़माने में उस्ताद हद्दू हस्सू और नत्थू खां साहब जो थे ये ग्वालियर दरबार में नियुक्त थे और इनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। तो बचपन से ही इन्होंने इन उस्तादों को सुना। तो इन उस्तादों को जब सुना तो उनकी जो कहते हैं बचपन एक ऐसी अवस्था होती है कि उसमें बच्चा कुछ भी सीख सकता है और उसको जब कोई चीज़ अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है या सुनाई दे रही है तो वो खेल खेल में भी उस चीज़ को सीखता है। कहीं कहते हैं ना, हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बैक ऑफ योर माइंड, कहीं पे वो जमा होता चला जाता है। तो ऐसे समय में संस्कारों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर माता पिता ये कोशिश करता है कि बच्चों को बचपन में अच्छे संस्कारों से जो है परिचित करा दिया जाए। तो खैर मैं बात करी थी पंडित शंकरराव पंडित जी की, तो बचपन से इन्होंने इन उस्तादों को सुना तो उनकी जो ख़ास गायकी की जो ख़ास विशेषताएं थी, जो बारीकियां थी, जो ख़ास फीचर्स जो रहे हैं उनको वो बचपन से ही सुनते सुनते कहीं ना कहीं उसको आत्मसात कर चुके थे। आगे चलकर इनकी जो शिक्षा हुई वो पंडित बालकृष्ण बुआ जी से और पंडित निसार हुसैन खां साहब से इनकी शिक्षा हुई। और ये शिक्षा जो इनकी हुई है बहुत आसान तरीके से नहीं हुई, बल्कि बहुत सेवा करके, गुरु की सेवा करके, गुरु के पास रह के जो है इन्होंने इस महान कला के इस भंडार को उन्होंने प्राप्त किया। टप्पा जो है उसकी शिक्षा इनको पंडित देवजी बुआ जी से इनको प्राप्त हुई और ख़याल और टप्पा जो है इसमें ये पारंगत थे और इसी के लिए ये जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है विख्यात हुए। इन्होंने लखनऊ, बॉम्बे, कलकत्ता, अलवर, जालंधर, पूना और बड़ौदा इत्यादि बहुत से स्थानों में भ्रमण करके इन्होंने जो है अपने संगीत के कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। एक ख़ास बात थी इनकी गायकी में कि एक ही राग को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना और घंटों प्रस्तुत करना जो था ये इनकी विशिष्टता थी, इनकी खासियत थी। तो इसके लिए जाने जाते थे। और इनके जो कहते हैं कि राग ऐमन जो था, जिसे राग यमन के नाम से या ईमन के नाम से भी जानते थे, वो तो इनको सिद्ध था। यानी राग ऐमन जो है उसको वो इतने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे, घंटों इस राग को गा सकते थे। तो कहते थे कि राग ऐमन तो इनको सिद्ध हुआ था। तो इस प्रकार की सिद्धि जो थी ये इतनी आसानी से नहीं आ सकती जब तक कि ताजीवन उसको उसी में अपने आप को जो है उसी कहते कि उस रस भाव में ही अपने आप को जो है डुबोया जाए। तो पूरी तरह से समर्पण संगीत के प्रति था, इसीलिए इनको ईश्वर ने ये सिद्धि दी थी। अपनी इनकी एक निजी स्वर पद्धति, स्वरलिपि पद्धति भी थी। वैसे आज के दौर पे देखा जाए तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, ये दो स्वरलिपियाँ जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित हैं। पंडित शंकर राव पंडित जी ने भी अपनी ही एक निजी स्वरलिपि जो है अपनी बनाई थी। इनको बहुत से, जब इनकी गायकी इतनी प्रचलित हुई तो इनके बहुत से, उस समय तो दरबारों का समय था, उस समय राजा रजवाड़े छोटे हुआ करते थे जिनको कि अपने दरबार में ऐसे विभूतियों को रखना जो है वे अपना गर्व महसूस करते थे। तो इनको कई दरबारों से जो है इनको आमंत्रण मिला जहाँ की इनको दरबारी गायक के रूप में नियुक्त करने के लिए जो है महाराजाओं ने इनको अनुरोध किया। तो इनमें सतारा के छत्रपति भाऊ साहब, इन्होंने अपने दरबारी गायक बनाने के लिए इनको निमंत्रण भेजा। किशनगढ़ के महाराज और अलवर के महाराज, इन सभी ने जो है इनको अपने यहाँ दरबारी गायक जो है नियुक्त करना चाहा। लेकिन क्योंकि इनको अपनी जन्मस्थली से बहुत प्रेम था और शायद इनको कहीं ये लगता होगा कि मैं यदि किसी दरबार में चला जाऊं तो मुझे उतनी स्वतंत्रता नहीं होगी कि मैं अपनी इस साधना को आगे बढ़ा सकूं, तो इन्होंने सभी को मना कर दिया और अपने इस कला, संगीत कला को ही आगे बढ़ाने में अपना सारा जीवन लगा। तो ये इनके समर्पण का एक जीता जागता नमूना जो है
हमारे सामने है। इनके शिष्यों में इनके छोटे भाई पंडित एकनाथ पंडित और इनके बेटे पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, ये इनके बेटे थे जो इनके शिष्य भी थे। और गणपत राव गुणे, रामकृष्ण तैलंग, काशीनाथ राव मुले और राजा भैया पूंछवाले, ये कुछ ऐसे शिष्यगण रहे इनके जिन्होंने बहुत नाम कमाया। और जैसे जिस प्रकार से गुरु ने इनको तालीम दी उसको आगे बढ़ाया, और यही एक इसका परिणाम है कि आज भी ग्वालियर घराने की गायक गायिकाएं बहुत नाम कमा रही हैं और बहुत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और उस कला को निरंतर संवारते चले जा रहे हैं। तो ये इनकी परंपरा थी। जैसे कि इन्होंने इनकी बड़ी इच्छा थी कि इनके जो पुत्र हैं पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, वे भी संगीत को ही अपना करियर बनाएं, आगे बढ़ें। तो बिल्कुल उसी पर इनके पुत्र ने भी आजीवन संगीत की सेवा की। और 1914 में जो है इन्होंने गांधर्व विद्यालय जो है इसका इन्होंने स्थापित किया। तो जब इनकी मृत्यु हुई है 1917 में, तो तब तक इनके पुत्र भी बहुत अच्छे नामी गायक हो चुके थे और उन्होंने उसके बाद अपने पिता के नाम पर जो है इस महाविद्यालय, इस विद्यालय को, जो गांधर्व विद्यालय जो है, इसको अपने पिता के नाम पे रखा। और आज भी जो है ये शंकर गांधर्व विद्यालय इसके नाम से आज भी प्रचलित है। और ये जो एक सारा जीवन जो है इन्होंने पंडित शंकर राव पंडित जी ने जो दिया, इसका परिणाम जो है वो आगे इनके शिष्यों में नज़र आया। तो इनके शिष्यों में जो कहा जाए कि इनके पुत्र जो है, और भी शिष्य जिनका मैंने नाम लिया सभी के लिए, क्योंकि मैं एक लाइनेज की बात करूं या मैं कहूं कि उस परंपरा में जो प्रमुख रहे उनमें उनके पुत्र का नाम अग्रणी है, जो कि पंडित कृष्णराव शंकर पंडित हैं। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जो है वो भी, उनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ और इनका जन्म जो है 26 जुलाई 1894 में इनका ग्वालियर में जन्म हुआ। और जिस प्रकार से इनके पिता पंडित शंकरराव पंडित जी को जो उम्मीदें इनसे थीं, उन उम्मीदों पे वे पूरी तरह से खरे उतरे। शास्त्र पक्ष और स्वर यानी प्रैक्टिकल और थियरी जो कहा जाए, ये दोनों में ये पारंगत थे, इनका अधिकार था। और बहुत सी उपाधियां इनको मिली, जैसे कहते हैं कि संगीतोद्धारक सभा मुल्तान ने इनको गायक शिरोमणि की उपाधि दी। अहमदाबाद संगीत विद्यालय ने इनको गायन विशारद की उपाधि दी। ग्वालियर दरबार में संगीत रत्नाकर की उपाधि इनको प्राप्त हुई। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, जिसमें कि हारमोनियम, सारंगी, तबला और जल तरंग, इसके ऊपर इन्होंने किस प्रकार से इसका वादन होना चाहिए या इसमें क्या ख़ास चीज़ें हैं, उसके ऊपर इन्होंने जो है पुस्तकें लिखी। और इसके अलावा इनकी संगीत सरगम सार, ये पुस्तक, संगीत प्रवेश, संगीत आलाप संचारी, ये पुस्तकें इनकी बहुचर्चित हैं। और संगीत के गूढ़ रहस्यों को इन्होंने इन पुस्तकों में बताया। 1913 में महाराजा सतारा ने आपको शिक्षक के रूप में रखा। तो उस ज़माने में राजा महाराजा भी संगीत में बहुत रुचि रखते थे और बहुत आदर और सम्मान करते थे। तो पहले भी जो है कहा जाए कि अलग अलग दरबारों से इनके पिता को भी निमंत्रण आ चुका था कि आप हमारे दरबारी गायक बन जाइए, लेकिन कलाकार एक जगह मेरे ख्याल से बंद कर रहना पसंद नहीं करता। उनकी कला को आगे करने के लिए उनको निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को बंधन में न रख के इन्होंने स्वयं अपने जिस स्थान पे थे ग्वालियर, वहीं पर उसकी साधना की। तो पंडित शंकरराव पंडित जी के ही पद चिन्हों पर जो है इनके पुत्र पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जो हैं वो आगे चले और इन्होंने भी अपनी ग्वालियर को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। उसके 1914 में जहाँ जो जैसे मैं कहती कि सतारा में कि महाराज ने इनको अपना शिक्षक नियुक्त किया, लेकिन बहुत समय तक वो वहाँ रहे नहीं। उसके बाद 1914 में ये ग्वालियर महाराज के यहाँ 5 वर्ष तक जो है इनको दरबार में दरबारी गायक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन वहाँ पर भी ये बहुत देर तक नहीं रहे। और उसके बाद ये देशाटन पर निकल गए, यानी कि म्यूज़िक
या संगीत को लेके भ्रमण पर चले गए कि अलग अलग जगह स्थानों पर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना जो है इन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा। 1914 में ग्वालियर में इन्होंने गांधर विद्यालय मंडल की स्थापना की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके पिता के रहते रहते, पंडित शंकर राव पंडित जी के रहते रहते इन्होंने गांधर विद्यालय मंडल की स्थापना की थी, जो कि इनके पिता के जाने के बाद 1917 में इन्होंने शंकर गांधर्व विद्यालय मंडल इस नाम से जो है संगीत की एक संस्था जो है इन्होंने बनाई। 1926 में ग्वालियर आलिया काउंसिल ने इनको दरबारी गायक के रूप में नियुक्त किया। तो ये तो इनकी बात थी, लेकिन इनकी गायकी में वो क्या विशेषताएं थी जो इनको विशिष्ट बनाती थी और इनकी आगे की परंपराओं में इनके शिष्यों ने भी उसको अपनाया। वही थी कि आरंभ से लय कायम करके स्थाई के साथ आलाप जारी करना। शुरू से ही जो एक लय ऐसा को फिक्स कर दिया था उसी में स्थाई के साथ ही आलाप जारी शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे बाँट शुरू कर उसमें बोलतान, फिरत, छूटतान, गमक, जमजमा, खटके, झटके, मींड की ताने, लाग, डांट, लड़न, लड़, गुथाव, ये अलग अलग प्रकार हैं गायकी के। क्या कहना चाहिए कि अलग अलग विशेषताएं हैं उनमें, स्वरों को लेके डिफरेंट फॉर्म्स जो बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको एक के बाद एक जो है एक क्रम के अनुसार ये प्रस्तुत करते थे। 1947 में जबकि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय ग्वालियर महाराजा श्रीमन जियाजीराव सिंधिया जो थे, इन्होंने माधव संगीत महाविद्यालय में अलाउंस देकर इनको सुपरवाइज़र नियुक्त किया था। 1962 में इनको खैरागढ़ से जो है खैरागढ़ विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो उसकी डॉक्टरेट की उपाधि इनको प्रदान की गई। और 1973 में इनको पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया। तो इतना सम्मान किसी कलाकार के लिए जो है वो, हालांकि उसकी कला का कोई मूल नहीं है, उसका कला जो है वो अमूल्य है, फिर भी हमारे देश में जो भी कलाकार होते हैं उनको सरकार समय समय पर सम्मानित करके उनको प्रोत्साहन तो देती है, साथ ही साथ उनके प्रति अपना आदर भाव भी प्रस्तुत करती है। इनके ही पुत्र पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जो हैं वे भी एक बहुत बड़े गायक हैं और ग्वालियर घराने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने उनकी शिष्या या उनकी पुत्री विदुषी नीता पंडित जो हैं वे भी आज के समय में ग्वालियर की गायकी को जो है चरमोत्कर्ष पर ले जा रही हैं। और इस प्रकार से एक संक्षिप्त रूप में मैंने आपको जो ग्वालियर घराने के बारे में बताया और ग्वालियर की ऐसी दिग्गज विभूतियों के बारे में बताया, तो वो एक उदाहरण मात्र है कि किस प्रकार से हम उनकी जीवनियों से या उनके बारे में जानकर हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से कितने कष्टों से उन्होंने उस समय जो है संगीत की साधना की और किस प्रकार से संगीत को जो है वो एक संरक्षित रूप देकर आगे की पीढ़ी को सौंपा। तो ये आगे की पीढ़ी का भी एक दायित्व बनता है कि उसको जितने सहेज कर उनके गुरुओं ने उनको प्रदान किए वो आगे भी उस प्रकार से उसको आगे बढ़ाते रहें। तो हम यही चाहते हैं कि हम डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी से यूं ही सीखते रहें और सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही बरकरार चलता रहे। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव निरंतर हमें प्राप्त होते रहें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के ज़रिए। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। सो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही हमें लिखते रहें और सीसी के लाइव डिसेट लेक्चर्स को देखते रहें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, हम जल्द मिलेंगे। कल ही आपसे मुलाकात होगी और घरानों की परंपरा, इन पर हम और जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी से। तो आइए हम एक बार फिर से इनको धन्यवाद देते हैं। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गगनजीत कौर जी, लाल बाबू राय जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।